गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से चेंजेस होते हैं। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स आप सबके सामने लिए थे और बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एक सिस्टम अगर हमारे पास है या कोई सब्सटेंस अगर हमारे पास है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा, जिसके कारण दोनों की टोटल एनर्जी भी अलग अलग होगी। कह सकते हो H2O वेपर की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे, बट ये याद रखिए कहीं पर भी अगर हम ये डिस्कशन करते हैं कि एक सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको और बता रहा हूँ। नॉर्मली जैसा हम डिस्कस करते हैं कि एक रिएक्शन जो होती है कोई एक्सोथर्मिक होती है या कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NH3, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसका डेल्टा H हम सबको पता है नेगेटिव होता है। एज अ फैक्ट हमें ये पता है। नाउ ये जितनी भी रिएक्शंस होती है जब हम इनका डेल्टा H का डेटा जब लिखते हैं, जो भी हो रैंडमली नेगेटिव होता है, बट ये सभी जो है किसी न किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, 298 या 300 केल्विन, समथिंग लाइक दैट। सिंस अब ये रिएक्शन हो रही है लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका ये मीनिंग है कि यहाँ जब ये रिएक्शन हो रही है तो सिस्टम में से एनर्जी बाहर जा रही है। कितनी एनर्जी बाहर जा रही है? डेल्टा H के बराबर, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब अंदर की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही। तो कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सी एनर्जी चेंज होगी, तो अगर अंदर की एनर्जी कम हो रही क्योंकि सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उन सब के लिए आप कह सकते हो कि एक एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती है, और यही अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं यहां पर लिख देता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये अगेन याद रखना, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये फैक्ट हम थ्रू आउट दिस चैप्टर हम यूज करेंगे। इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, आप लोगों ने सुने होंगे वो एग्जांपल। जैसे मैंने मटके का एग्जांपल लिया था, दूसरा मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था फूंक मारने वाला, जिस पर एसी, रेफ्रिजरेटर, वो सभी इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। आवाज, अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं ईयरफोन में एक ही साइड से आवाज आएगी, दोनों से नहीं आएगी तो वो कम लगती है आपको, तो किसी एक ईयरफोन से ही आपकी आवाज आएगी। या तो आप स्पीकर पर सुने, ईयरफोन हटा दें, स्पीकर पर सुने, आवाज आ जाएगी। ठीक है, आप स्पीकर मोड पर रख के सुने, ईयरफोन यूज ना करें, आवाज आ जाएगी। और प्लीज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेज ना डालें,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर अब इससे जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशंस हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो यहां पर अब हेडिंग डालिए, सम बेसिक डेफिनेशंस some basic definitions. First one, system. Note down, any macroscopic part of the universe under observation, वापस रिपीट कर रहा हूं, एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ए सिस्टम। क्या मीनिंग है इसका? तो लेट्स से कंटेनर है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कह सकते हैं कि ये जो कंटेनर है ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम, जिसमें हम कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया सिस्टम। हाँ, लेकिन यहां पर एक टर्म मैंने यूज की है मैक्रोस्कोपिक। इसका क्या मतलब है, इसकी क्या जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो थर्मोडायनेमिक्स होती है दो तरह से होती है, दो तरह की थर्मोडायनेमिक्स होती है, एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स होती है उसका एक और नाम होता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम जो यहां पर स्टडी कर रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स, ये जो थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी कर रहे हैं ये प्योरली हमारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। अब जब भी हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो सपोज करिए मैंने कुछ सब्सटेंस लिया, अब वो सब्सटेंस में अगर लेता हूं तो ऑब्वियसली 1 ग्राम होगा, चलिए और कम कर लेते हैं 1 मिलीग्राम होगा। 1 मिलीग्राम हो या 1 ग्राम हो, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखोगे तो वो बिलियंस से भी ज्यादा होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 5, 10 या 15 मॉलिक्यूल नहीं होते। जब भी हमने स्टडी किया है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। जबकि यही माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जब भी हम कुछ स्टडी करते हैं तो वहां पर पहले 2-5 मॉलिक्यूल से कुछ स्टडी करते हैं और फिर स्टैटिस्टिक्स लगाकर उसको हम ज़्यादा नंबर्स पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलग तरह से बिहेव करते हैं, और 5 बिलियन मॉलिक्यूल या 5 ट्रिलियन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका बिहेवियर अलग तरह का होता है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो वो एक बिल्कुल अलग ब्रांच है। यहाँ वो माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स है और हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए यहाँ पर कभी भी अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स इमेजिन करेंगे तो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि सर इमेजिन करो एक कंटेनर के अंदर 3 ही मॉलिक्यूल है या 10 मॉलिक्यूल है। नहीं, जब भी आप इमेजिन करोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। इवन अगर 1 ग्राम सब्सटेंस भी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे। इसलिए मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं, यानी हमारे सिस्टम में कभी भी 2, 5, 7 मॉलिक्यूल नहीं होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे बिलियंस और ट्रिलियंस इस रेंज में होंगे। ठीक है, तो सिस्टम की डेफिनेशन पे मैं वापस आ रहा हूं। एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। देन सेकंड डेफिनेशन, सराउंडिंग्स। इसको हमेशा ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, सराउंडिंग्स, एस हमेशा ही आता है। लिखिए, सराउंडिंग्स की डेफिनेशन। वॉइस में यहां पर भी हम सुन रहे हैं तो वॉइस क्लियर है हमारे एंड से, ऑडिबल है। सराउंडिंग्स, एनी, सराउंडिंग्स की डेफिनेशन लिखिए,
remaining part of the universe which can interact with system is called surroundings. यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। इंटरेक्ट करने से मतलब कि या तो एनर्जी का या सब्सटेंस का जो एक्सचेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं इंटरेक्शन। तो यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में कप ऑफ टी रखा हुआ है। कप ऑफ टी हमारा सपोज हो गया सिस्टम। तो ये जो रूम है क्लोज्ड रूम है, तो ये जो रूम है वो इसके लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। हॉट कप ऑफ टी जो है सिस्टम है, रूम जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। बट इमेजिन करो ये रूम के डोर्स ओपन है, विंडो ओपन है, तो अब क्या होगा? टी जो है वहां से हीट लूज होगी, सराउंडिंग यानी रूम की एयर उसको गेन करेगी, और रूम की एयर से आउटसाइड एयर कनेक्टेड है तो आउटसाइड एयर भी एनर्जी या हीट गेन करेगी, और उससे आगे की एयर कनेक्टेड है, फिर उससे कुछ और कनेक्टेड है। तो आप कह सकते हो सर इससे तो पूरा बाकी का यूनिवर्स कह सकते हैं कनेक्टेड है। यस, अगर ये रूम ओपन है तो आप कह सकते हो कि सब कुछ इस रूम की एयर से कनेक्टेड है, यानी बचा हुआ पूरा यूनिवर्स जो है वो इससे कनेक्टेड है, यानी बचा हुआ पूरा यूनिवर्स जो है वो इस कप ऑफ टी के लिए सराउंडिंग्स हो गया। यस, अनलेस अनटिल हम कोई इंसुलेशन नहीं करते हैं, अनलेस अनटिल अगर हम कोई इंसुलेशन नहीं कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि बचा हुआ पूरा यूनिवर्स जो है वो इस कप ऑफ टी के लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। और यहां पर हम यही मानते हैं कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये अगर हमारा एक सिस्टम है और कुछ भी अगर इंसुलेशन के बारे में नहीं कहा गया है तो हम यही मानते हैं कि ये सिस्टम है और बाकी बचा हुआ यूनिवर्स जो है वो इसके लिए क्या है? सराउंडिंग्स है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो सराउंडिंग्स की साइज जो होती है वो सिस्टम की साइज से हमेशा बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहीं पर एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं। इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस हमें आगे जाके पता चलेगी, तो नोट करके ये स्टेटमेंट यहां पर लिखो। ये स्टेटमेंट अभी आपको लिखना है, इसकी इंपॉर्टेंस आगे जाके पता चलेगी। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे जिन्हें आपको आगे चल के धीरे धीरे कनेक्ट करने होंगे। वो मैं आपको बताऊंगा सब कि किस कौन कौन से स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है, बट अभी आप इसको लिखिए। इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो हमें आगे जाके पता चलेगी। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। नोट डाउन दिस स्टेटमेंट। चेंज इन प्रॉपर्टीज of the surroundings is very small, या ब्रैकेट में लिख सकते हो आप नेग्लिजिबल with respect, not with, ब्रैकेट में आपने लिखा नेग्लिजिबल ड्यू टू, नेग्लिजिबल लिखने के बाद ड्यू टू चेंज इन सिस्टम बिकॉज ऑफ large size of surroundings, because of large size of surroundings, यानी सराउंडिंग की साइज बहुत बड़ी होती है, इसीलिए सराउंडिंग्स की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है अगर आप सराउंडिंग्स के एंगल से देखोगे तो वो बहुत कम होता है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे स्टेटमेंट को हम आगे देखेंगे। देन थर्ड डेफिनेशन पर आ जाते हैं, बाउंड्री।
बाउंड्री, डेफिनेशन लिखिए, एनीथिंग विच सेपरेट्स ए सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, anything which separates a system from its surroundings, जैसे एक कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है तो कह सकते हो कि ये जो कंटेनर की बाउंड्री है, कंटेनर की वॉल जो है वो हमारे लिए क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। ये जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाएगी, बाउंड्री, क्योंकि ये सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट कर रही है। लेकिन अब यहीं पर ये जो बाउंड्रीज होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। कैसे, हम ये कहते हैं कि यहां पर लेट्स से एक ओपन कंटेनर है, ये पानी है इसके अंदर जिसको हम हीट अप कर रहे हैं, तो ये वाटर अगर हमारा सिस्टम हो गया तो जो एयर है वो इसके लिए क्या हो जाएगी, सराउंडिंग्स। अब यहां पर हम देखें तो इस तीन तरफ तो हमें वॉल दिख रही है, तो कह सकते हो ये इसके लिए क्या हो गई, बाउंड्री। लेकिन क्वेश्चन आता क्या, यहां पर कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि ये एयर है, ये सराउंडिंग्स है, ये हमारा सिस्टम है, तो हम कहते हैं यहां पर भी एक इमेजिनरी बाउंड्री है। यानी ये जो बाउंड्रीज होती है ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल या इमेजिनरी। ये रियल है और ये इमेजिनरी है। यानी बाउंड्रीज किस तरह से इमेजिन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा आपको दिखेगी, वो इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे इस रूम के अंदर आप कह सकते हो कि मैं इस रूम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को कह सकता हूं कि वो मेरा सिस्टम है, एक कोने को मैंने मान लिया कि ये सिस्टम है, तो बाकी बचा हुआ रूम जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। तो वो इमेजिनरी वॉल जो है, बाउंड्री, वो आपको इमेजिन करनी होगी कि अच्छा यहां तक ये सिस्टम है और इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए सराउंडिंग्स। तो एक बाउंड्री जो होती है वो रियल भी हो सकती है और बाउंड्री जो है वो इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, देन और भी टाइप्स होते हैं इन बाउंड्रीज के, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं चलिए उसकी बात करते हैं। तो बाउंड्रीज के लिए हम कहते हैं बाउंड्रीज कैन बी एडियाबेटिक और डायाथर्मिक, एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। कर्मजी सर मेरा फोटो भी आ जाए। मतलब क्या हुआ एडियाबेटिक और डायाथर्मिक का, आई थिंक सबको पता है। एडियाबेटिक यानी जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो, हीट ट्रांसफर ना हो। डायाथर्मिक जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है। लिसन इट केयरफुली, वर्ड जो मैंने बोला हीट ट्रांसफर। एडियाबेटिक बाउंड्री है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो आप, कौन सी बाउंड्रीज, कोई एग्जाम्पल माइंड में आ रहा हो, कह सकते हो जिसकी बाउंड्री को हम एडियाबेटिक कह सकते हैं। यस, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क जो होता है उसके थ्रू हमें पता है हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो वो आप एडियाबेटिक कह सकते हो। जबकि नॉर्मली जितने भी कंटेनर्स हम यूज करते हैं वो सभी क्या होते हैं, डायाथर्मिक, क्योंकि उनके थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है। यस राहुल, बाउंड्रीज अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग्स डिफाइन कर रहे हो तो हमेशा वहां बाउंड्री जरूर होगी। अगर सिस्टम और सराउंडिंग वर्ड यूज आ रहा है तो उन दोनों को कोई ना कोई रियल या इमेजिनरी बाउंड्री जरूर सेपरेट कर रही होगी। गुड कुशल, पुष्पेंद्र, करेक्ट। थर्मस फ्लास्क जो है वो हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हम सोच सकते हैं। देन इसके अलावा भी मूवेबल और इमूवेबल,
चाहो तो आप इनके लिए वर्ड इस तरह से भी यूज कर सकते हो, रिजिड, नॉन रिजिड। डिफरेंस क्या है? एक कंटेनर के अंदर अगर पिस्टन मूवेबल की बात कर रहा हूं, कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन मूव कर सकता है, तो ये जो बाउंड्री है वो मूवेबल बाउंड्री है या नॉन रिजिड है, जो कि मूव कर सकती है। लेकिन इमूवेबल की हम बात करें, जैसे इस रूम की वॉल्स हो गई, सारे विंडो डोर क्लोज हैं, तो इस रूम की बाउंड्रीज आप कह सकते हो कि ये इमूवेबल है, रिजिड है। अगर किसी भी सिस्टम की बाउंड्रीज रिजिड है, इमूवेबल है, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। अगर हमें वॉल्यूम चेंज करना है तो कोई ना कोई बाउंड्री जो है वो मूवेबल होनी चाहिए। और अगर सभी में से कोई एक बाउंड्री भी मूवेबल हुई तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, बाउंड्रीज जो है वो मूवेबल है। ये जरूरी नहीं कि सारी मूवेबल हो, कोई एक भी अगर मूवेबल है तो मूवेबल कहलाएगा, बाउंड्रीज जो है वो मूवेबल है। बलून की अगर हम बात करें, तो वो बलून की बाउंड्री के लिए भी कह सकते हो कि वो नॉन रिजिड है, वो मूवेबल है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। राइट, मूवेबल मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इमूवेबल मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। इसके लिए आप वर्ड रिजिड या नॉन रिजिड भी यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक टर्म और हम यूज करते हैं, परमिएबल और इम्परमिएबल। परमिएबल यानी जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर हो सके, इम्परमिएबल जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर ना हो सके। सपोज करो ये जो विंडो है ये अगर ओपन है तो कह सकते हो कि मैटर बाहर जा सकता है, तो इम्परमिएबल है। लेकिन अगर ये सारी विंडोज क्लोज्ड है, डोर क्लोज्ड है, तो हम कह सकते, सॉरी, विंडो अगर, गलत बोलिया मैंने, विंडो अगर ओपन है तो परमिएबल है, विंडो अगर ओपन है तो इट इज परमिएबल, और अगर ये विंडो डोर सब क्लोज्ड है तो ये क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल। यानी अगर हमें मैटर को ट्रांसफर करना है तो सिस्टम परमिएबल होना चाहिए। हाँ, यहाँ दो ही कैटेगरी है, परमिएबल या इम्परमिएबल, कोई सेमी परमिएबल की हम बात नहीं कर रहे हैं। सेमी परमिएबल भी हमारे लिए राइट नाउ किस कैटेगरी में आएगा, परमिएबल में। तो दो ही कैटेगरी, परमिएबल और इम्परमिएबल। स्नेहाशीष, बाउंड्रीज की प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं होती, बस ये बाउंड्रीज के टाइप्स है कि या तो रियल या एडियाबेटिक या इस तरह के टाइप्स है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें उनके बारे में सोचना है। एक कमेंट आया है, थर्मल फ्लास्क। कोई भी नए वर्ड्स मत बोली, कुछ भी, बहुत सारे वर्ड्स कोई भी गलत गलत तरह से, सिंपली एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, थर्मस फ्लास्क, जो आप यूज करते हो, थर्मल नहीं, थर्मस, घरों में जो यूज करते हैं हम। डायाथर्मिक का एग्जांपल, सारे कंटेनर जो आप यूज कर रहे हो डेली लाइफ में, अंदर घरों में, सभी कंटेनर क्या है, डायाथर्मिक। थर्मस फ्लास्क को छोड़ दो तो बाकी सारे कंटेनर क्या हो जाएंगे, डायाथर्मिक। पुष्पेंद्र, इमेजिन करो रियल और इमेजनरी में, जो बाउंड्री दिख रही है वो रियल है, जो नहीं दिख रही है वो इमेजनरी है। तो ये अलग अलग टाइप्स है बाउंड्रीज के। नाउ डिपेंडिंग अपॉन एक सिस्टम की बाउंड्री कौन सी है, इनमें से बाउंड्री कौन सी है, हम सिस्टम को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखिए, एक लाइन लिखिए, ए सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, a system can be categorized into ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बाउंड्री, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बाउंड्री। फर्स्ट वन, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम।
दो ही इंटरेक्शंस हो सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, या तो एनर्जी का या मैटर का। तो एक आइसोलेटेड अगर सिस्टम है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और ना ही मैटर एक्सचेंज कर सकता है। तो यहां पर लिखिए नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड between system and surroundings. Between system and surroundings. यहाँ पर मुझे कुछ और डाउट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो इररिलेवेंट है मैं उनके जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को लग रहा है कि सर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरे हिसाब से इससे कोई रिलेवेंट नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड, यानी ऐसा कोई सिस्टम जहां ना तो एनर्जी और ना ही मैटर। अब पहले तो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसकी बाउंड्रीज किस तरह की होनी चाहिए। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आप कमेंट लिख सकते हो लाइव चैट पर, एक आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्री का टाइप कौन सा होना चाहिए। यहां पर ये वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं वर्ड्स में आपको आंसर देना है जो कि यहां पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये मुझे बताना है कि एक आइसोलेटेड अगर सिस्टम है तो उसकी बाउंड्री किस तरह की होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली इनमें से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके वो हम आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन होगा। केवल एक सिंगल टर्म से नहीं होगा, केवल रियल बोलने से नहीं होगा, रियल के अलावा आपको और भी कुछ टर्म्स ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो सिस्टम हम कह सके कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। वेरी गुड। कमेंट पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन देख के अच्छा लगता है कि हाँ बहुत स्पीड से कमेंट आ रहे हैं। अच्छा, ये आउट ऑफ जा रहा हूं, लेकिन हाँ जैसा मैंने पहले लेक्चर में भी आपसे पूछा था, कहा था, पूछा नहीं था, कहा था, सभी को टेबल चेयर ही यूज करनी है, कोई भी बिस्तर पे बैठ के नहीं देखना, और आपके पास रजिस्टर पेन होना चाहिए। होपफुली सभी ऐसा ही कर रहे होंगे, और रूम में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप अकेले हो और बहुत केयरफुली इन सब को सुन रहे हो। जैसे मेडिटेशन में कहते हैं ना कि इमेजिन करो, यानी सब कुछ आपको अपने अराउंड एक माहौल अपने आप क्रिएट करना है कि मैं एक क्लासरूम में बैठा हुआ हूं और सर लेक्चर दे रहे हैं, और ऐसा लगना चाहिए कि सर मेरे सामने ही खड़े हैं, सब सर जो है सब कुछ देख रहे हैं, और मैंने अगर इधर उधर कुछ भी देखा तो सर की आंखें मेरे ऊपर है। चलिए, वेरी गुड। एक आंसर मुझे दिखा, रियल, एडियाबेटिक, रिजिड, बहुत सारे आंसर मुझे मिले हैं, लेकिन उसके अंदर ये वर्ड यूज नहीं हुआ है, रिजिड या नॉन रिजिड। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए बाउंड्रीज कौन कौन सी होनी चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो एडियाबेटिक, लेकिन देखिए एडियाबेटिक बाउंड्री से हम ये कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर तो अभी भी हो सकता है। कैसे?
तो एनर्जी ट्रांसफर करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो हीट या वर्क। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम है जो कि जिसकी बाउंड्री एडियाबेटिक है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है और वो भी एडियाबेटिक है, तो ये की बाउंड्री तो सारी एडियाबेटिक होगी, यानी हीट ट्रांसफर तो नहीं होगी, लेकिन अभी भी इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन मूव कर सकता है, और अगर पिस्टन मूव करेगा तो एनर्जी का ट्रांसफर वर्क की फॉर्म में हो सकता है। तो केवल एडियाबेटिक अगर आप बोल रहे हो तो इससे आप ये कह सकते हो कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर हमें ये प्रूव करना है कि हाँ एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, तो हमें एडियाबेटिक के साथ एक और कंडीशन ऐड करनी होगी, एडियाबेटिक प्लस रिजिड। एडियाबेटिक प्लस रिजिड, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब आप सुनिए, अब लिखिए मत, कोई कमेंट नहीं चाहिए। तो एडियाबेटिक प्लस रिजिड, इसके अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। और जहां तक हम मैटर की बात करें, मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक और कंडीशन लिख सकते हो, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, तो ये तीन कंडीशन है, एडियाबेटिक, रिजिड, इम्परमिएबल। हाँ, वैसे आप ये भी कह सकते हो अगर एडियाबेटिक है तो वो इम्परमिएबल तो होगा ही होगा, तो फिर भी हमने उसको अलग से मेंशन कर दिया, एडियाबेटिक, रिजिड और इम्परमिएबल। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो है थर्मस फ्लास्क। एक थर्मस फ्लास्क जिसमें हम चाय या दूध गर्म रखते हैं, आप कह सकते हो कि उसकी जो बाउंड्रीज है वो रिजिड भी होती है, मूव नहीं करती, और वो एडियाबेटिक भी होती है, और वो इम्परमिएबल भी होती है। तो जब भी कभी एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात आए तो हमारे माइंड में यही एग्जांपल आना चाहिए, थर्मस फ्लास्क का। और इसके अलावा वैसे एक और एग्जांपल है, किसी ने कमेंट भी किया है, एक और एग्जांपल है यूनिवर्स। यूनिवर्स को भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है। यूनिवर्स क्यों एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका कारण ये कि यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर है, तो वो किसी के साथ कुछ एक्सचेंज वैसे भी नहीं कर सकता। तो इसलिए यूनिवर्स भी अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन इसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यूनिवर्स को। थर्मस फ्लास्क को इमेजिन करना आसान होता है, इसीलिए जब भी जरूरत पड़े ज़्यादा जगह पर आपको अगर आइसोलेटेड सिस्टम सोचना है तो हमेशा कौन सा एग्जांपल सोचोगे, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क जो है वेरी गुड, परफेक्ट एग्जांपल, कोरोना क्वारंटाइन सेंटर। मैं बोल चुका हूं आनंद कुमार, यूनिवर्स जो है उसका एग्जांपल दे चुका हूं मैं। प्रियांशु का एक स्टेटमेंट आया कि वाई एडियाबेटिक इज ऑलवेज इम्परमिएबल, अगर विंडो ओपन है तो मैटर ट्रांसफर हो जाएगा, और मैटर अगर जाएगा तो वो अपने साथ में एनर्जी को भी लेके जाएगा। अगर खुला हुआ है तो वहां पर हीट ट्रांसफर भी होगी। ठीक है, देन सेकंड पर आते हैं, क्लोज सिस्टम। लिखिए डेफिनेशन। अच्छा, एक और स्टेटमेंट आ रहा, कुशल कार, यस रियल होनी चाहिए, अब रियल होनी चाहिए। अगर फिर से वही बात आ गई, क्या कोई इमेजिनरी बाउंड्री एडियाबेटिक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जहां बाउंड्री नहीं है, इमेजिनरी तो क्या हम इमेजिन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रियल तो होनी ही चाहिए। क्लोज सिस्टम विच कैन ट्रांसफर एनर्जी बट नॉट मैटर। लिखिए, विच कैन ट्रांसफर एनर्जी
which can transfer energy but not matter. नॉर्मली आप कह सकते हो कि जितने भी क्लोज्ड कंटेनर हम यूज कर रहे हैं, ये कंटेनर है, क्लोज्ड है, मतलब मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हाँ, किसका ट्रांसफर हो सकता है? एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकती है, वो वर्क की फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन मैटर ट्रांसफर यानी सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो क्लोज सिस्टम, वापस से सोचते हैं कि इसकी बाउंड्री किस तरह की होनी चाहिए। एक क्लोज सिस्टम की बाउंड्री के लिए अब मैं बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड की बात नहीं कर रहा हूं। तो आइसोलेटेड के अंदर मैंने क्लियर कर दिया। जिनके थोड़े बहुत कुछ डाउट्स है वो थोड़ा सोच के सोचना, अपने आप समझ में आ जाएगा। टर्म्स को मिक्सअप नहीं करें, हर एक अलग अलग वर्ड है। तो क्लोज सिस्टम, यस, करेक्ट। इसके अंदर फिर से मैं कह दूं कि हाँ, रियल तो होनी ही चाहिए, साथ में कंडीशन केवल एक ही है, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल होनी चाहिए ताकि मैटर का कोई ट्रांसफर ना हो सके। बाकी कंडीशंस हो या नहीं हो उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। क्लोज सिस्टम के लिए जो है वो इम्परमिएबल होना चाहिए। यहीं पर मैं एक बात बता दूं, बहुतों को कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन क्या होता है, बहुतों को ऐसा लगता है, चलिए क्वेश्चन की फॉर्म में पुट करता हूं। क्या क्वेश्चन लिखिए, ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है, आपको बताना है ये ट्रू और फॉल्स है। एक क्लोज्ड सिस्टम मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। A closed system means volume is constant. True or false? गुड, अच्छा लगता है, बहुत सारे कमेंट वापस है, ये अच्छी बात है। ऑनलाइन के अंदर एक अच्छी बात यह है कि हाँ, क्लास के अंदर हो सकता कोई शर्मा के ना बोले, बट यहाँ पर सभी के कमेंट आते हैं। कोई सो भी नहीं रहा है, इससे ये भी समझ में आ जाता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्लोज सिस्टम का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। क्यों मैंने पूछा उसका कारण बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है, हमारी आदत क्या होती है, नॉर्मल घरों में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्लोज करना है तो ऐसा एक फील आता है कि ढक्कन लगा दिया, क्लोज हो गया, और ऑब्वियसली इसका तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी को क्लोज करने के और भी तरीके होते हैं। जैसे कंटेनर है जिसमें आपने ये पिस्टन लगा दिया,
परफेक्ट जो साइज का एक पिस्टन अगर आपने लगा दिया तो ये भी क्लोज हो गया है, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। एक बलून है, उस बलून को आपने बांध दिया, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो ये याद रखना कि क्लोज सिस्टम, क्लोज वर्ड यहां यूज हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो हमने हर कहीं सुना हुआ है। यहां पर हम इस क्लोज सिस्टम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर ना हो। ये डेफिनेशन है क्लोज सिस्टम जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर ना हो। वॉल्यूम हो सकता कांस्टेंट हो या वॉल्यूम हो सकता उसका चेंज हो। हाँ, अगर वर्ड ये लिखा हुआ है ए क्लोज रिजिड सिस्टम, क्लोज्ड रिजिड सिस्टम, अब मैं कह सकता हूं कि इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वर्ड कौन सा आ गया, रिजिड। तो क्लोज्ड रिजिड लिखा हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। केवल क्लोज सिस्टम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है। और आगे चल के मैं आपको बता दूं, हमारा जो मेनली डिस्कशन होगा वो इन्हीं क्लोज सिस्टम पर ही होगा। देन थर्ड पार्ट पर आते हैं, ओपन सिस्टम। आई थिंक बहुत ही क्लियर है, कुछ भी ऐसा आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है। ओपन सिस्टम, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, विच कैन ट्रांसफर मैटर, विच कैन ट्रांसफर मैटर अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर मैटर एनर्जी नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैटर जो ट्रांसफर कर सकता है तो वो एनर्जी, क्योंकि मैटर अगर जा रहा है तो उसके साथ में वो एनर्जी को भी लेके जाएगा। अगर ये विंडो ओपन है, मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है, और सिंस विंडो ओपन है तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो ही सकता है। तो अलग अलग वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब कभी भी ये जानना हो कि ओपन सिस्टम है या नहीं है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये पूछना होगा कि क्या बाउंड्रीज जो है वो परमिएबल है या इम्परमिएबल है। और एक ओपन सिस्टम के लिए बाउंड्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, परमिएबल। बाउंड्रीज जो है वो परमिएबल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर परमिएबल बाउंड्री है तो मैटर का ट्रांसफर भी होगा, और मैटर का ट्रांसफर होगा तो एनर्जी तो मैटर के अंदर, सब्सटेंस के अंदर ही होती है। तो अगर एनर्जी, मैटर का ट्रांसफर होगा तो साथ में एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। आप चाहे डेफिनेशन में दोनों बोले, मैटर और मैटर एंड एनर्जी, या सिंपली मैटर बोल दे तब भी बात वही है। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। तीन तरह के सिस्टम हैं, लेकिन अब यहां पर हमारा जो मेजर डिस्कशन होगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, ना तो एनर्जी का ना मैटर का, तो वहां पर कुछ डिस्कशन के लिए ज़्यादा बचता नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बात आती है ओपन सिस्टम, सिंस यहाँ पर मैटर यानी सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है तो इनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेनली जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो करेंगे क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम ही हम यहाँ पर मेजरली डिस्कस करेंगे। तो अब ज़्यादातर जगह पर हमारा जो मतलब होगा वो किससे होगा, क्लोज सिस्टम से होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई डेफिनेशंस की, अलग अलग तरह की डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री को मैंने डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं बता दूं, एक लेंथी टॉपिक है, बहुत सारे लेक्चर्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी ऐसी बहुत सारी बातें होगी जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार यूज़ क्या है इसका, बट जितने भी स्टेटमेंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो सब आगे कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले हैं। तो बहुत केयरफुली उनको लिखो
और उनको याद रखने की कोशिश करो। एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, बहुत सारी डेफिनेशंस है और वो बहुत सारी डेफिनेशंस हमें आगे जो है उनको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम डेफिनेशंस अभी बहुत सारी पेशेंस रखिए, अभी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई, अभी 2 लेक्चर तक हम और डेफिनेशंस ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको इन वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा और फिर हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ कमेंट आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग खुद इतने कैपेबल हो कि आप ये समझ सको कि परमिएबल या इम्परमिएबल यानी रियल क्या कोई इमेजिनरी बाउंड्री इम्परमिएबल हो सकती है क्या। थोड़ा सा सोच के देखिए, खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए डाउट्स पूछने से पहले। कि क्या कोई इमेजिनरी बाउंड्री इम्परमिएबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। अपने आप आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो हो जाएंगे, खुद को सोचना पड़ेगा। इतना बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको खुद भी उसको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे सानिध्य सिंह, ये ह्यूमन बॉडी और इस तरह के एग्जाम्पल्स आप मिक्सअप, ह्यूमन बॉडी खुद सोचो, अपने आप समझ में आएगा ह्यूमन बॉडी क्या है। क्या आपकी बॉडी से स्किन के थ्रू सब्सटेंस बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो फिर क्या है, वो परमिएबल है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो सिस्टम है उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग भी होता है ना, उनको भी हम डिफाइन करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे डिफाइन कैसे किया जाता है? मेरे नाम से, बट केवल हो सकता है बहुत बार नाम से नहीं, उसके आगे हम फादर्स नेम भी ऐड करते हैं और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐड करते हैं, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, एड्रेस हो गया। ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज है। मेरी हाइट मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरा वेट मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरे फिंगरप्रिंट्स मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरा रेटिना जो है वो मेरी एक प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो तो ऐसे पैरामीटर्स हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम कह सके कि हाँ, जो बात हो रही है वो अखिलेश कांठेड़ की हो रही है। तो टर्म्स हम यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, इवन आप चाहो तो इन प्रॉपर्टी वर्ड को भी डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हाट इज प्रॉपर्टी? अगर मैं इसकी बात करूं, लिख सकते हो आप, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड becomes a property. Anything which can be measured or observed becomes a property. तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो मैंने जैसे आपको बताया, हाइट, वेट, फिंगरप्रिंट्स, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम आपको डिफाइन कर सकते हैं या मुझे डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन अब हम बात करें एक सिस्टम की। एक सिस्टम के अंदर कोई सब्सटेंस है और अब हम कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं, तो कह सकते हो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, मास, इवन उनका कलर, उसका कुछ नाम होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर। तो ये सारी जो टर्म्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये एक तरह से क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज है। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स है, इनफैक्ट कह सकते हो जितनी भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, ये सब जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। राइट नाउ हमारा मेन पर्पस जो है,
हम इन प्रॉपर्टीज को कुछ कैटेगराइज करना चाहते हैं। प्लीज रिलेवेंट कमेंट ही करिए, उसके अलावा और कोई कमेंट ना करें। तो कोई भी जो सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को अब हम यहां पर कैटेगराइज करने जा रहे हैं। तो दो तरह से इन प्रॉपर्टीज को कैटेगराइज किया जाता है। तो एक लाइन लिख सकते हो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम can be categorized as first intensive and extensive properties. Intensive and extensive properties. आइडिया है कुछ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का? चलिए कमेंट में लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखने की अगर कोशिश करें। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? जिनको पता हो वो लिखें, बाकी ना लिखें। यस नो बोलने के वो मैं बताऊंगा, आप यस बोलो तब भी मैं बताऊंगा, नो बोलोगे तब भी बताऊंगा। तो यस नो ना लिखें, अगर बस जिनको पता हो वो लिखें। इंडियन गेमिंग, नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का कमेंट किया तो ब्लॉक कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। आशीष का कमेंट है, लेकिन कुछ सही भी है गलत भी है, मैं बताऊंगा कैसे। वेरी गुड, मानसी का एक कमेंट आया, वो परफेक्ट है। आदित्य कुमार, आपका स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसी पर मैं बात भी करूंगा अभी, उसमें हम और क्लियरिटी लाएंगे। यश विपुल अखिल सिंह, आपका स्टेटमेंट सही है। कमेंट बहुत जल्दी जल्दी मूव करते तो मुझे पढ़ने में बड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है, मूवेबल स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं मुझे। एट ए टाइम स्क्रीन पर कुछ मेरे पास 6 या 7, 5 या 6 कमेंट होते हैं, तो जब वो नीचे से ऊपर तक जाता है, इन बिटवीन मुझे पढ़ना पड़ता है, और वो बीच में मिस हो गया तो फिर नेक्स्ट पर जाना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी शायद मैं ना पढ़ पाऊँ। राइट, चलिए समझते हैं इसको। आप में से बहुतों ने लिखा है कि अमाउंट पर डिपेंड जो करे और अमाउंट पर डिपेंड ना करे, ये सही है, लेकिन मैं जो डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं वो अलग तरह से है। वो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है, तो लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। इंटेंसिव की डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, प्रॉपर्टीज whose value remain unchanged, on division of the system
on division of the system are called intensive properties. Are called intensive properties. चलिए कैसे समझेंगे उसका तरीका मैं बता रहा हूं, इसको इसी तरह से सोचना है और किसी तरह से नहीं। आपके माइंड में अगर और कोई भी थॉट हो तो उसको हटा दीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं बस आपको उसी तरह से सोचना है। ये एक कंटेनर है जिसमें मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, तो इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इसमें कुछ मोल्स भी होंगे, इसका कोई टेम्परेचर भी होगा। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर को डिवाइड कर दिया किसी भी तरह से, ऐसा नहीं कि इक्वल पार्ट्स में, किसी भी तरह से आपने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं मैंने कुछ इसको इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसका भी कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, इसका भी कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हो। अब हमें कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर यहां और यहां की प्रॉपर्टीज में नहीं करना है। बिफोर डिवीजन और आफ्टर डिवीजन कोई एक पार्ट ले लीजिए। वापस रिपीट कर रहा हूं, बिफोर डिवीजन और आफ्टर डिवीजन किसी एक पार्ट में हमें प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है वो एक्सटेंसिव, जो चेंज नहीं होती है वो है इंटेंसिव। चलिए सोच के देखते हैं। मैं दो कॉलम यहां पर बना रहा हूं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। क्या लगता है आपको, कट करने पर, सिंपली कट कर रहा हूं, क्या टेम्परेचर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, टेम्परेचर जो था वही रहेगा, यानी टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, सिंपली आपने इसको डिवाइड कर दिया, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन व्हाट अबाउट वॉल्यूम, क्या इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है? नहीं है, यहाँ वॉल्यूम अलग है, यहाँ वॉल्यूम अलग है, यानी डिवाइड करने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोल्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर मोल्स अलग है, यहाँ पर मोल्स अलग है, तो मोल्स भी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इवन कह सकते हो यहाँ पर मास और यहाँ पर मास अलग है, मास भी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट थिंग आपको जो सोचना है वो इसी तरह से सोचना है कि डिवाइड करने पर जिन प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है वो एक्सटेंसिव है, जिनमें चेंज नहीं होता है वो इंटेंसिव है। ये डेफिनेशन आपको यूज करनी, कभी भी आपके माइंड में अगर ये वर्ड आता है इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, तो ये पिक्चर बननी चाहिए। डिवाइड करने पर जिनमें चेंज हो रहा है वो एक्सटेंसिव, जिनमें चेंज नहीं हो रहा है वो इंटेंसिव। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है जिनको हम बहुत इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के अंदर। यहाँ पर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज की भी बात कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन राइट नाउ हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे जिनका आइडिया हमें है। जिन प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हमें नहीं पता है उनकी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बहुत बेसिक सी टर्म्स में लूंगा, जैसे डेंसिटी। आई थिंक कह सकते हो आयरन का एक बड़ा सा पीस है और उसको मैं टुकड़ों में तोड़ दूं तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन चाहे थोड़ी सी हो बहुत सारी हो, मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो है वो वही रहेगा, तो वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। फर्दर यहां पर जितनी भी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, जितनी भी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, चाहे मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, क्या लगता है मेरे पास 10 लीटर H2SO4 है, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 1 लीटर और बाकी 9 लीटर, क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी। तो यहां पर जितनी भी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जितनी भी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इवन जितनी भी प्रॉपर्टीज जो कि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जितनी भी प्रॉपर्टीज जो कि कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं, पीएच।
पीएच जो है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। आपकी बॉडी में से थोड़ा ब्लड बाहर निकाल लो तो बाकी बॉडी के अंदर क्या ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है, तो पीएच भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन व्हाट अबाउट एनर्जी? तो एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और भी टर्म्स आप सोच सकते हो, लेकिन मैं इसमें यही कहूंगा आपको अभी कुछ टर्म्स के बारे में सोचना है तो उन्हीं के बारे में सोचो जिनका आपको डिटेल पता हो। फिजिक्स की टर्म्स को अभी हम नहीं कैटेगराइज करेंगे, बहुतों के माइंड में आ जाता सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, अभी नहीं पता ये क्या होती है, मैंने नहीं डिफाइन की है। अभी हम बहुत बेसिक सी टर्म्स जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे उन्हीं को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसमें और भी कुछ टर्म्स हैं जो मैं नेक्स्ट टाइम ऐड करूँगा, बिकॉज अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बट डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, उसके अकॉर्डिंग आप केवल अभी जो ये डेफिनेशंस है उनके बारे में लिखो, और कुछ टर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। जहाँ तक अभी मैं बात करूँ, फिर से कहूँगा होमवर्क अभी नहीं मैं दे रहा हूँ कोई भी होमवर्क, अभी आपको केवल इन नोट्स को लिखना है और इनको अच्छी तरह से याद करना है। इन नोट्स के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है। रजिस्टर बंद हो और सोचो कि सर ने क्या पढ़ा है, सर ने क्या सीक्वेंस की, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, आपको अभी केवल इन नोट्स को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आगे चल के ये सारे स्टेटमेंट्स मैं कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए और इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है, नोट्स को वापस से अच्छी तरह से आपको याद रखना है। थैंक यू। Yeah.